उर्मी ने सुबह की चाय बनाई और अपने जीजू अवध बिहारी और जीजी वैदेही को जगाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगी। चाय गरम, चाय तैयार है, जीजू दी दोनों आ जाइए और गरम गरम चाय की चुस्कियों से दिन की शुरुआत कीजिए। उर्मी डाइनिंग टेबल पर चाय की ट्रे सजाने लगी। इतने में उसके जीजा जी अवध बिहारी अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। वैदेही को नहीं देखकर उर्मी ने पूछा, दी कहाँ है जीजू? रूम में तो नहीं थी वो, शायद बाथरूम में होगी। उर्मी ने जीजू को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, दी तो बेटी के बिना फ्रेश होने जाती ही नहीं है जीजू। उसने अपने लिए भी चाय बना ली थी। अरे तो टॉयलेट गई होगी, अवध बिहारी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद भी जब वैदेही नहीं आई तो उर्मी पुनः जोर की आवाज लगाते हुए बोली, आ जाओ ना दी, चाय ठंडी हो रही है। पर कहीं से कोई भी आवाज नहीं आई तो उर्मी उठी और सीधे बाथरूम के सामने खड़ी होकर कहने लगी, जल्दी बाहर निकलो दी, चाय ठंडी हो जाएगी। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई तो उर्मी को शक हुआ। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो खुलता चला गया। बाथरूम में कोई भी नहीं था। जीजू दी यहाँ नहीं है, वो जोर से चीखी और डाइनिंग टेबल की ओर भागी। अब अवध बिहारी के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। कहीं कोई अनहोनी होने की आशंका में उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उर्मी दौड़ती दौड़ती पूरे घर में वैदेही को ढूंढने लगी, मगर वैदेही कहीं नहीं मिली। क्या रात में दी आपके साथ नहीं थी? मेरे साथ ही थी, मेरे साथ ही सोई थी वो, अवध बिहारी परेशान होते हुए बोले। फिर कहाँ गई वे? उर्मी लगभग चीखते हुए बोली, मैं भी यही सोच रहा हूँ, परेशान होते हुए अवध बिहारी ने कहा। अचानक उर्मी को कुछ ध्यान आया और वो ऊपर छत की ओर भागी। अवध बिहारी उसके पीछे पीछे भागे। ऊपर छत पर एक कमरा बना हुआ था। उर्मी ने उस कमरे का दरवाजा अंदर की ओर ढकेला पर वो खुला नहीं, शायद अंदर से बंद था। उर्मी जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, दी दी दरवाजा खोलो दी, यहाँ पर क्या कर रही हो दी? और वो दरवाजा पीटने लगी, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इतने में अवध बिहारी कमरे की खिड़की के पास चले गए और उन्होंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो डर के मारे उनकी चीख निकल गई। वैदेही उर्मी भी दौड़कर खिड़की के समीप आ गई और उसने भी खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। कमरे में वैदेही की लाश पंखे से लटकी हुई थी। उसे देखकर अवध बिहारी और उर्मी दोनों सन्न रह गए। उर्मी विक्षिप्तों की तरह चीखने लगी और अवध बिहारी भी पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे। रोने पीटने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए अवध बिहारी को पुलिस बुलाने की सलाह दे दी। अवध बिहारी भी समझदार थे, इसलिए उन्होंने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस अपनी ख्याति के विपरीत तुरंत ही वहां पर आ गई और मौके का जायजा लेने लगी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लाश की फोटोग्राफी करने के बाद उसे पंखे से उतार लिया। फिर अवध बिहारी को एक कमरे में ले जाकर पूछताछ करने लगी। आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? मुझे पता नहीं इंस्पेक्टर, कल दोपहर को हमारी कुछ कहा-सुनी हो गई थी। साथ में मेरी साली उर्मी भी थी, चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो। कहा-सुनी भी बहुत मामूली हुई थी और तो कुछ नहीं हुआ था। घबराते हुए अवध बिहारी ने कहा। इंस्पेक्टर ने उर्मी को भी अंदर कमरे में बुला लिया था और उसके सामने ही पूछताछ करने लगा। क्या कहा-सुनी हुई थी? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, पति पत्नी में तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है। घर की इज्जत का मामला है, इसलिए कहने में शर्म आती है।
वैदेही तो चली गई, पर सोचता हूँ कि उसकी इज्जत तो ना जाए कम से कम। पहेलियां मत बुझाइए, पूरी बात बताइए मिस्टर, ये पुलिस केस है, सत्य जानने का हक है पुलिस को। जल्दी बोलिए कि क्या बात हुई थी आप दोनों में। इंस्पेक्टर के स्वर में रूखापन और दृढ़ता दोनों ही थे। अवध बिहारी सोचने लगे कि बताएं या नहीं। इतने में इंस्पेक्टर ने अपने हाथ का मुक्का तानते हुए कहा, सीधी तरह से बता दो, नहीं तो टेढ़ी तरह से मालूम करना हमें भली भांति आता है। अब तो कोई विकल्प बचा ही नहीं था अवध बिहारी के पास। वो नीची गर्दन करके कहने लगा, साहब, वैदेही एक बदचलन औरत थी। मुझे शक तो पहले से था, पर कल उसकी पोल खुल गई। जब उसकी पोल खुल गई तो उसने आत्महत्या कर ली। बस यही बात है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बदचलन थी? क्या सबूत है आपके पास? मेरी वैदेही से अभी 4-5 महीने पहले ही शादी हुई थी। मुझे वो एक अच्छी लड़की लगी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, पर मुझे उसके अफेयर का पता नहीं चल पाया था। शादी के बाद जब हम लोग एक दिन एक मॉल में शॉपिंग करने गए, तब वहां पर उसका पुराना प्रेमी खड़ा हुआ था। वो वैदेही को लगातार देखे ही जा रहा था और उसके आसपास ही मंडरा रहा था। एक दिन उसी लड़के को मैंने अपने घर के बाहर ताक झांक करते हुए भी देखा था। एक दिन मैं और उर्मी कहीं जा रहे थे। हमारी गाड़ी वैदेही के स्कूल के सामने से गुजरी तो वही लड़का वहां पर भी खड़ा था। वैदेही मानसी पब्लिक स्कूल में सामाजिक ज्ञान पढ़ाती थी। इससे सिद्ध होता है कि उसका पुराना आशिक उससे मिलने स्कूल भी जाता था। एक दिन तो वो हमें सिनेमा हॉल में भी मिला था। हमारी सीट के पास ही बैठा था वो। क्यों, है ना उर्मी? अवध बिहारी ने अपनी बात को पुष्ट कराने के उद्देश्य से उर्मी की ओर देखा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस लड़के को। एक बार नहीं, कई बार देखा है उसे दीदी के आसपास मंडराते हुए। दरअसल इसमें गलती हमारी ही है। वो कैसे? इंस्पेक्टर ने पूछा। दीदी का उस लड़के से शादी से पहले से ही चक्कर चल रहा था। अक्सर वो हमारे घर के आसपास दिखाई देता था। एक दिन मैंने दीदी को उसके साथ बातें करते हुए देख लिया था। दीदी ने भी मुझे देख लिया था। दीदी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। तब दीदी ने मुझे अपनी कसम दिलाकर इस बात को मम्मी पापा से बताने से रोक लिया था। मुझे ये बात क्यों नहीं बताई आपने? अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं उससे शादी हरगिज नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि नौकरी के बहाने से वो बाहर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। घृणा से अवध बिहारी ने कहा, कैसे गुलछर्रे उड़ाती थी? इंस्पेक्टर को भी वैदेही की कहानी में रस आने लगा था। आप खुद ही देख लीजिए, कहकर अवध बिहारी कमरे के अंदर गए और वैदेही का पर्स लेकर आए। उसे इंस्पेक्टर को देते हुए बोले, सबूत आप खुद देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने उस पर्स को उल्टा कर दिया तो उसमें से बहुत सा सामान फर्श पर बिखर गया। उस सामान में एक कंडोम का पैकेट भी था। क्या अभी भी कोई शक है उसके बदचलन होने में? वो अपने पर्स में इसे क्यों रखती थी? उस पैकेट को उठाते हुए अवध बिहारी ने कहा, कल क्या हुआ था? वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं। इंस्पेक्टर तफसील से पूछने लगा, हुआ क्या था? कल शाम को 1-2 भिखारी आए थे भीख मांगने। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, जबकि वैदेही अपने पर्स में खुले पैसे रखती थी। मैंने खुले पैसे निकालने के लिए वैदेही के पर्स में हाथ डाला तो ये पैकेट मुझे मिला। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब कि पर्स में कंडोम रखने का क्या मतलब है? इसे उसके पर्स में देखकर मेरी क्या हालत हुई होगी, सोच कर देखिए।
फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ बच्चलन कहा था। एक बच्चलन औरत को बच्चलन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहा हो। वो बैठकर चुपचाप रोने लगी। मैंने और कुछ भी नहीं कहा। वो बहुत देर तक रोती रही। उर्मी ने उसे शांत कराया, फिर वो नॉर्मल हो गई। रात को वो मेरे साथ मेरे ही पलंग पर सो गई थी। रात में कब उसकी नींद खुली और कब उसने ये कदम उठाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस घटना का ये अंजाम होगा, ये हमने सोचा भी नहीं था। अवध बिहारी की रुलाई फूट पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने लाश का मुआयना किया तो उसके दुपट्टे से एक कागज निकला। उसमें लिखा था, अपने पति की निगाह में बच्चलन होने का शक एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप बदन को लेकर मैं जी नहीं सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसमें मेरे पति और मेरी बहन उर्मी का कोई दोष नहीं है। उस सुसाइड नोट से सब कुछ क्लियर हो गया था और पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उस घटना के बाद उर्मी अपने घर आ गई। लगभग 3 महीने पश्चात अवध बिहारी अपनी ससुराल में आए। इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, पापा अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। जी अवश्य कहिए। बुरा मानने की क्या बात है। जी बात ऐसी है कि मुझे विवाह तो करना ही पड़ेगा। मेरे पापा भी जोर दे रहे हैं और 1-2 रिश्तेदार भी मेरे पीछे पड़ रहे हैं विवाह के लिए। मैं पहले आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आप उर्मी का विवाह मुझसे करेंगे? उर्मी के पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, एक बार उर्मी से बात करूंगा, फिर बताऊंगा। शाम को उन्होंने इस संबंध में उर्मी से बात की तो उर्मी ने लजाते हुए कहा, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। मतलब उर्मी को इस संबंध से ऐतराज नहीं था। उसी दिन दोनों का रोका हो गया। विवाह की तिथि भी तय हो गई। एक दिन उर्मी एक मॉल में शॉपिंग करने गई। वहीं पर रेस्टोरेंट में उसने उस लड़के को बुलवा लिया जो वैदेही का पुराना आशिक बताया गया था। उसे 50,000 रुपए देते हुए बोली, प्रखर तुमने बहुत शानदार अभिनय किया है दी के आशिक का। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही किया है। अब अपना मेहनताना लो और फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उर्मी की बात सुनकर प्रखर वहीं बैठा रहा, गया नहीं। उसे बैठा देखकर उर्मी ताव में बोली, अब बैठे क्यों हो, जाते क्यों नहीं? मेरे मन में एक बात है, उसे सुन लो फिर चला जाऊंगा। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप क्या समझती हैं कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया था? नहीं, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ और उस प्यार की खातिर मैं आपका आदेश मानकर आपका काम करता चला गया। ये लो आपके पैसे, मुझे नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहती हो तो मुझे अपना प्यार दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रखर के चेहरे पर मासूमियत थी। उसका प्यार सच्चा था जो उसकी आंखों से प्रकट हो रहा था। प्रखर की बात पर उर्मी जोर से हंसी और कहने लगी, तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? ये सब जो मैंने किया है वो क्या तुझ जैसे टपोरी के प्रेम के लिए किया है? जिस दिन मेरी दीदी वैदेही को देखने मेरे जीजू आए थे, उसी दिन वे मेरे दिल को भा गए। मेरी दीदी का दुर्भाग्य था जो उन्होंने मेरी दीदी को पसंद कर लिया। अगर वे मेरी दीदी को पसंद नहीं करते तो आज वे जिंदा होती। वे आत्महत्या नहीं करती, पर होनी को कौन टाल सकता है। जिस दिन जीजू और दी की शादी हुई वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन था। मेरा दिल टूट गया था। जिस व्यक्ति से मैं प्यार करने लगी थी वो मेरा जीजा बन गया था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने उस दिन से ही जीजू को पाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था।
मैं जानती थी कि दी बहुत भोली हैं, संवेदनशील हैं और जल्दी आवेश में आ जाती हैं। जीजू के समक्ष अगर उन्हें बदचलन साबित कर दिया जाए तो वे निश्चिंत रूप से आत्महत्या कर लेंगी। बस तभी से मैंने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तुम्हें कभी मॉल में, कभी सिनेमा हॉल में, तो कभी स्कूल के बाहर बुलाया। तुमसे ही मैंने कंडोम का एक पैकेट मंगवाया, जिसे मैंने चुपके से दी के पर्स में रख दिया था। भिखारियों को भी मैं ही लेकर आई थी, जिससे उन्हें पैसे देने के लिए जीजू दी का पर्स खोले और उसमें से उन्हें कंडोम का पैकेट मिले। इसके बाद और कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं थी। सारा काम मेरी योजना के मुताबिक हुआ। ना दी को कोई भनक लगी और ना ही जीजू को पता चला। मुझे जो प्राप्त करना था मैंने कर लिया है, इसलिए अब तू भी चुपचाप अपनी तशरीफ ले जा, नहीं तो मैं तुझे भी दी के पास पहुंचा दूंगी, समझे? चल फुट यहाँ से। और हाँ, इन बातों को किसी से कह मत देना, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सारी उम्र जेल में काटेगा। प्रखर अपना सा मुंह लेकर चला गया और उर्मी विजय के उन्माद में मस्त हथनी की तरह अपने घर को वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।